हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 16 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हैं और उसकी जो फीस रखी गई है वो 21 रुपये फीस रखी गई है। और दोस्तों जब आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे तो ये जो PDF है वो आपकी ईमेल पर सेंड कर दी जाती है, तो वहाँ से आप फिर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। निम्नलिखित में से किस परियोजना की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2021 में वाराणसी का दौरा करेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी A, B और C। अगला क्वेश्चन है, सुपर हैवी वेट कैटेगरी में ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय सतीश कुमार किस राज्य के निवासी हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कितने करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, 80 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से किस देश में होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, भारत में। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलाला दिवस वर्ल्ड मलाला डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, 12 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में वेस्ट इंडीज़ की निम्न में से कौन सी महिला क्रिकेटर मिताली राज को पछाड़कर वनडे की प्रथम रैंकिंग की खिलाड़ी बन गई हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, स्टेफनी टेलर। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन का नाम 15 जुलाई 2021 से बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, मंडुआ डी। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के मंडवा डे रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या रखा जाएगा? तो बनारस स्टेशन इसका नाम रखा जाएगा। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद बुधवार को स्टेशन पर बनारस के नाम का बोर्ड चढ़ाया गया और सभी जगहों से मंडवा डे स्टेशन का नाम हटा दिया गया। अब दोस्तों ये जो मंडवा डे रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलने की जो अनुमति है वो कब दी गई थी? तो 17 सितंबर 2020 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसकी अनुमति दी थी। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मंडवा डे रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल दिया गया है और अब इसे बनारस स्टेशन कहा जाएगा। अब दोस्तों वाराणसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। दोस्तों वाराणसी के उपनाम कौन कौन से हैं? तो विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर और घाटों का नगर, ये वाराणसी के उपनाम हैं। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखना है कि जो वाराणसी है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। महाभारत के अनुसार काशी या बनारस की स्थापना देवोदास नामक राजा ने की थी। किसने की थी? देवोदास नामक एक राजा थे, उन्होंने बनारस की स्थापना की थी। और दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन वाराणसी में हुआ है। कौन सा अधिवेशन? तो ध्यान रखना है 21वां अधिवेशन जो है ये वाराणसी में हुआ है। कब हुआ है? तो 1905 में। 1905 में वाराणसी में कांग्रेस का 21वां अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। और दोस्तों बनारस का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो बनारसी रेशम साड़ियाँ वाराणसी का एक जिला एक उत्पाद है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
और दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वाराणसी जिले के भदैनी नामक नगर में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। और जो वाराणसी के महोत्सव या मेले प्रमुख कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है नककटैया मेला, वाराणसी महोत्सव, दशहरा मेला, ये वाराणसी के मेला या महोत्सव हैं, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है वाराणसी स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। प्रधानमंत्री ने बीएचयू के मैदान से बटन दबाकर 1583 करोड़ की 280 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। यह कन्वेंशन सेंटर जापान की सहायता से तैयार किया गया है। यह सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अब दोस्तों ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है इसे शिवलिंग की आकृति नुमा बनाया गया है। और ये कहाँ पर है, तो वाराणसी के सिगरा में इसे बनाया गया है। और दोस्तों ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है इसकी लागत कितनी आई है, तो 186 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत आई है। और जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है इसे किस कंपनी ने डिज़ाइन किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जापान की कंपनी है ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल जो कंपनी है उसने इसकी डिज़ाइन की है। और इसका जो निर्माण का काम है वो किस कंपनी ने किया है, तो वो किया है जापान की फुजिता कारपोरेशन कंपनी ने। किसने किया है, तो जापान की है ये फुजिता कारपोरेशन कंपनी जो है उसने इसका निर्माण काम किया है। और दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, तो बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट, कॉन्फ्रेंस और नाटक यहाँ पर हो सकेंगे और इसके अलावा प्रदर्शनियाँ भी यहाँ पर लग सकेंगी। तो ये इंटरनेशनल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है जो कि वाराणसी में स्थित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस एक्सप्रेस वे पर ANPR और GPS से टोल वसूली की जाएगी, तो ये की जाएगी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ANPR और GPS की मदद से देश में पहली बार टोल वसूली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से शुरू होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा निर्मित दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर सिस्टम लगाया जा चुका है, जबकि GPS का सिस्टम अभी लगाया जाना बाकी है। तो दोस्तों देश में पहली बार GPS और ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की मदद से जो टोल टैक्स की वसूली है वो किस एक्सप्रेस वे से शुरू की जाएगी, तो पहली बार ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से शुरू होगी। अब दोस्तों ये जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर सिस्टम है इसका काम क्या होता है, तो ये एक्सप्रेस वे पर नंबर प्लेट जो होती है वाहनों की उसके नंबर को आगे और पीछे से स्कैन कर लेंगे, उस नंबर का पूरा विवरण आ जाएगा और प्रवेश द्वार पर नंबर प्लेट रीडर उसका विवरण एकत्र कर लेगा। इसके बाद निकास द्वार पर पहुंचते ही फिर से नंबर प्लेट रीडर आगे व पीछे दोनों तरफ से नंबर प्लेट को पढ़ लेगा। फिर संबंधित वाहन का दोनों बार का स्कैन एक साथ मिलान ऑटोमेटिक तरीके से होगा और फिर GPS की मदद से नंबर प्लेट रीडर यह पता करेगा कि प्रवेश किस स्थान से हुआ था और निकासी किस स्थान से हो रही है और उसी के आधार पर दूरी तय करके टोल तय किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहली बार जो है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर जो सिस्टम है वो लगाया गया है किस एक्सप्रेस वे पर, तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। और दोस्तों दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना है 96 किलोमीटर ये लंबा है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो दिल्ली से लेकर के मेरठ तक ये एक्सप्रेस वे है। अगला क्वेश्चन है, भीम ऐप के QR कोड को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा बना, तो ये बना है भूटान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान देश में भीम UPI QR आधारित भुगतान प्रणाली सेवा शुरू की। भूटान देश भीम ऐप के QR कोड को स्वीकार करने वाला पहला देश बना। इससे भूटान की यात्रा करने वाले भारत के पर्यटकों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जो भूटान देश है वो भीम ऐप के QR कोड को स्वीकार करने वाला पहला देश बना है। दोस्तों भूटान की अगर बात करें तो भूटान की राजधानी क्या है, तो थिम्पू भूटान की राजधानी है। भूटान की जो राजा हैं वर्तमान में वो कौन है, तो जिग्मे खेसर नामग्याल वाकचुंग
ये भूटान के वर्तमान में राजा हैं। और भूटान की मुद्रा क्या है? भूटानी निगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। प्रतिवर्ष 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 15 जुलाई 2015 को ये पहली बार मनाया गया था। और इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो युवाओं को अधिक से अधिक कौशल विकास के प्रति जागरूक करना, ताकि वे बेहतर अवसरों को तलाश कर रोजगार प्राप्त कर सकें। इस दिन को हर साल युवाओं को कौशल विकास यानी स्किल डेवलप करने और उसके फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ष 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द ग्रेट बिग लायन के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बाल कौतुक नाइट। प्रसिद्ध लेखक बाल कौतुक नाइट ने अपनी नई पुस्तक द ग्रेट बिग लायन लॉन्च की। यह पुस्तक एक शेर और 2 छोटे बच्चों के जीवन पर आधारित है। कौतुक नाइट की नई पुस्तक द ग्रेट बिग लायन को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के पॉफिन द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में दोस्ती, समावेशिता, वन्यजीव संरक्षण और कल्पना की दुनिया के बारे में बात की गई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है द ग्रेट बिग लायन, ये किसकी पुस्तक है? तो ये बाल कौतुक नाइट की पुस्तक है। और ये किस पर आधारित है? तो एक शेर और 2 छोटे बच्चों के जीवन पर यह पुस्तक आधारित है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दीपक काबरा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं दीपक काबरा। दीपक काबरा ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। वह 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो खेलों में पुरुषों के कलात्मक जिम्नास्टिक की भूमिका निभाते नजर आएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय जो है वो कौन बन गए हैं? तो दीपक काबरा ये ऐसे पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को जल्द ही किस राज्य में रेलवे ट्रैक के ऊपर अपना पहला 5 सितारा होटल मिलेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। भारतीय रेलवे को जल्द ही गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन, जो भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें रेलवे ट्रैक के ऊपर पहला 5 सितारा होटल मिलेगा। लग्जरी होटल में 318 कमरे होंगे और इसे एक निजी संस्था द्वारा संचालित किया जाएगा। यह 74,100 वर्ग मीटर में फैला है और इसे 790 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे को जल्द ही गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पर पहला 5 सितारा होटल मिलेगा। अब दोस्तों अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 11 राज्यसभा सीटों की संख्या है और लोकसभा सीटों की संख्या है 26। अगला क्वेश्चन है, केरल सरकार मथुरु कवचम नाम से एक अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पिनरई विजयन। केरल सरकार मथुरु कवचम नाम से एक अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को आशा कार्यकर्ताओं द्वारा वार्ड स्तर पर टीकाकरण के लिए पंजीकृत किया जाएगा। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन जैसी सुविधा नहीं है उन्हें आशा कार्यकर्ताओं की मदद से पंजीकृत किया जाएगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक उपकेंद्र क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण एवं टीकाकरण हो। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मथुरु कवचम नाम से जो एक अभियान है ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये केरल ने शुरू किया है। और दोस्तों ये जो अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत करके टीकाकरण करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 228। भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए 228 लोगों का दल भेजने जा रहा है। 119 एथलीटों में से
67 पुरुष और 52 महिला प्रतिभागी हैं। 22 राज्यों के 119 एथलीट 18 खेल विधाओं में 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत 85 पदक स्पर्धाओं के लिए प्रतियोगिता कर रहा है। यह ओलंपिक में भारत के एथलीटों का अब तक का सबसे बड़ा दल होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें भारत से कितने एथलीट जो है वो भाग ले रहे हैं। तो 119 एथलीट्स जो है इसमें भाग ले रहे हैं और इसके साथ ही जो कुल मिलाकर के लोगों का दल भारत की तरफ से जा रहा है तो वो कितना है, 228 लोगों का दल जो है वो जा रहा है। तो दोस्तों ये थे 16 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में किस राज्य ने सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था उत्तर प्रदेश और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है तमिलनाडु, सी है राजस्थान और डी है गुजरात। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।